नमस्कार। नमस्कार। आज गुरुवार है 18 मार्च। आज जो मैंने पोस्ट डाली है उसे मैं पढ़ता हूँ और फिर उसको लेकर के आपके साथ थोड़ा संवाद करता हूँ। आज की मेरी पोस्ट है जिसे आप भी पढ़ेंगे कि पसरी हथेली सिमटे ही मुट्ठी बन जाती है। पसरी हथेली सिमटे ही मुट्ठी बन जाती है। इसी तरह सिमटा अदृश्य जब सिमटता है, सिमटा अदृश्य ही बन जाता है दृश्य। पसरी हथेली सिमटे ही मुट्ठी बन जाती है और सिमटा अदृश्य ही बन जाता है दृश्य, और वही बिना किसी विलंब दृष्टा की भूमिका निभाने लगता है। एक ही क्षण में कितनी बातें हो जाती हैं, इसे मैं आज आपके साथ डिस्कस करके आपको समझाने की, आप समझदार हैं फिर भी मेरी बात समझाने की, क्योंकि मेरी बात बहुत ही सिंबॉलिक पद्धति से, बहुत ही उसको कहते हैं कि परोक्ष पद्धति से समझाई जाती है। प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई जा सकती, बताई जा सकती, इसलिए परोक्ष माध्यम उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और बड़े परोक्ष माध्यम से, बड़े इनडायरेक्ट वे से शब्दों का चयन करके उसको, उनका उपयोग करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो दृष्टांत है कि सिमटा, ये हथेली है, हथेली मुट्ठी में फर्क इतना ही है कि जब हथेली सिमट जाती है तो मुट्ठी बन जाती है। ठीक हमारे आंखों के सामने केवल अदृश्य ही है। मस्तिष्क को यहाँ आंखों के सामने कोई दृश्य नहीं होता, लेकिन जब आंखें मन बुद्धि का उपयोग करते हुए, जब आंखों के पीछे जो मन बुद्धि है, ये इसी मस्तिष्क से सब सारी बातें मस्तिष्क से ही संचालित हैं, और पूरे शरीर में मस्तिष्क के स्नायु फैले हुए हैं, मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर में। तो जो चीज सामने आंखों के आती है वो अदृश्य जो है, उसको आकार जो कैसे मिल जाता है, उसी अदृश्य को जब समेट लिया जाता है किसी विचार से, किसी कंसेप्ट से, किसी स्ट्रक्चर्स के आधार पर, स्ट्रक्चर की कल्पना के आधार पर जो मन बुद्धि में होता रहता है, तो दृश्य दिखने लगता है। होता प्रत्यक्ष सामने अदृश्य ही है हमेशा, लेकिन मस्तिष्क पर जाते जाते जो है उसकी इंप्रेशन पड़ता है, वो दृश्य का पड़ता है, क्योंकि वो बीच की जो प्रोसेस है उसमें वो सारा अदृश्य समेट लिया जाता है बुद्धि के सहारे। बुद्धि या जो हमारी मेमोरी है, हमारी बुद्धि उसको समेट लेती है और एक कंसेप्ट के रूप में, एक संकल्पना के रूप में हमारे दिमाग में पहुंचा देती है, और वो हमको दृश्य के रूप में दिखने लगता है, और वो दृश्य ही तुरंत दृष्टा बन जाता है। दृश्य ही उसी पल दृष्टा की भूमिका करने लगता है। तो दृश्य से लेकर, अदृश्य से लेकर दृष्टा तक का सारा प्रोसेस जो है वो क्षण में हो जाता है, एक क्षण में घट जाता है। उसका एक क्षण में क्या क्या हो जाता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरी बातों को समझने के लिए आप मेरी जो बातें हैं उनको इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए, उनको अपने भीतर ले जाने की कोशिश कीजिए। मेरे शब्दों को नहीं, उसका जो आशय है, मंतव्य है, उसे आप अपने भीतर लेकर जाइए, तो आपको समझ में आए। और इसके लिए आपको बहुत ही गहरा अटेंशन चाहिए, और बहुत ही अच्छी अवेयरनेस चाहिए, बड़ी अवधानता चाहिए, और बहुत ही अलर्टनेस चाहिए,
बहुत ही अटेंशन चाहिए, तभी ये सब बातें मैं जो कह रहा हूँ वो आपको समझ में आएगी। आंखें मूंदने से नहीं, आंखें मूंदिए या न मूंदिए, वो आपके लिए जो सहूलियत की बात हुई होगी वो करिए। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप कोई दृश्य देखते हैं तो आंखें अदृश्य ही देखती रहती हैं, लेकिन वो जो दृश्य दिखाई देता रहता है वो मन की संकल्पनाएं जो हैं उनके अनुसार अदृश्य को समेटता है, और वो हमारे मस्तिष्क के पटल पर जाकर के दृश्य रूप में हमको उसका बोझ होता है, उसका परसेप्शन होता है। तो ये परसेप्शन जो है वो अदृश्य से आता है। अब ये बड़ी अजीब बात आपको मेरी लगेगी कि मैं दृश्य और अदृश्य में कोई फर्क नहीं करता हूँ। दृश्य और अदृश्य में कोई फर्क है ही नहीं, जैसे मैटर और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। एनर्जी जो है जब कंडेंस्ड हो जाती है, जमा दी जाती है, तो मैटर बन जाती है, और जो मैटर है उसको जब एक्टिवेट कर दिया जाता है तो एनर्जी बन जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कंडेंस्ड एनर्जी इज मैटर एंड एक्टिवेटेड मैटर इज एनर्जी। वैसे ही सिमटा हुआ अदृश्य जो है वो दृश्य है, और उसमें अगर आप ध्यान के माध्यम से दृश्य के अंदर पहुंच जाओ तो अदृश्य ही अदृश्य है। आपका ध्यान उसको पेनिट्रेट कर दे, अगर सारे दृश्य को आपका ध्यान पेनिट्रेट कर दे, इतनी अवेयरनेस आप में हो, तो आपको सारा अदृश्य ही अदृश्य है। तो अदृश्य और दृश्य में कोई फर्क नहीं है। हमारी क्षमताएं, हम उसे कैसे पकड़ते हैं इस पर सारी कुछ बातें हैं। जैसे लहर होती है समुद्र की, और समुद्र होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होती। वही लहर जब किनारे आ जाती है ऐसे, तो एक सिमटा हुआ उसका एक पानी का समूह दिखता है, और जब पर लौट जाती है तो फिर समुद्र बन जाती है। वही समुद्र खिंचता हुआ लहर बन करके किनारे पर भिड़ता है, और वही जब उजल हो जाता है, अंदर चला जाता है, फिर समुद्र बन जाता है। तो यही सारी चीज़ें सारे प्रकृति में हैं, और हम भी प्रकृति के अभिन्न हिस्से हैं। हम अपने को अलग समझ करके, अपना अस्तित्व अलग समझ करके अस्तित्व को देखेंगे तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। हमें हर दम अस्तित्व पर ध्यान देते समय देखना होगा, यह अस्तित्व ही अस्तित्व में का एक अभिन्न हिस्सा होते हुए भी उसे देखना चाह रहा है। ये प्रयास है। अस्तित्व ही अस्तित्व को देख रहा है। अस्तित्व से कोई जुदा चीज़, बाहर की चीज़ है ही नहीं इस भूमि या इस पूरे विश्व में, इस सकल में कहीं भी नहीं है। तो ये बात हुई। अब इसी को हम थोड़ा और विशद करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर कहते हैं, अंदर जब कोई भी चीज़ देखते हैं तो अंदर का एक देखने वाला आंखों के सामने उपस्थित रहता है। और वो देखने वाला कौन होता है? जो कुछ देखा गया है उसका ही सिमटा हुआ स्वरूप, जो कुछ भी देखा गया है वही देखने वाला है। देखने वाला कोई दृश्य से अलग नहीं है। जो दृश्य अंदर पहुंचा है वही जब इकट्ठा हो जाकर के एक जीव होकर के देखने लगता है भीतर से, तो वह दृष्टा बन जाता है। दृष्टा और दृश्य में भी कोई फर्क नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दृश्य हो ही न और दृष्टा रहे। दृष्टा का अस्तित्व बिना दृश्य के नहीं है, और बिना दृष्टा के दृश्य का वो कोई अस्तित्व नहीं है। अगर दृष्टा देखने वाला ही न हो, अगर आंखें ही न हो, तो कोई दृश्य ही नहीं है। अगर आंखें हैं तो दृश्य है, अगर दृश्य है तो आंखें हैं। आंखें और दृश्य ये आंखें एक प्रक्रिया का जरिया है, पैसेज है। आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के जरिए से हम देखते हैं, आंखों के माध्यम से हम देखते हैं। कौन देखते हैं? ये मस्तिष्क देखता है। हम मतलब कौन? इस मस्तिष्क में ही बना हुआ एक ख्याल, इस मस्तिष्क में से ही मन के पटल पर उभरा हुआ एक ख्याल, मतलब हम हैं। हम कोई नहीं है। मस्तिष्क में जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों से फलता हुआ जो मन है, उस मन में उभरता हुआ जो एक
उभरते हुए जो दृश्य हैं, उन दृश्यों का समुच्चय कौन है? मैं या हम हैं, वही देख रहा है। तो दृश्य ही दृश्य को देख रहा है आंखों के माध्यम से। अंदर का दृश्य अदृश्य है और बाहर का दृश्य जो है दृश्य है। अदृश्य और दृश्य, और देखते समय आंखें जो हैं अदृश्य को देख रही हैं, लेकिन अदृश्य को जैसे अंदर से प्रेरणा होती है समेटने की, तो उसको समेट करके देखती हैं, या समेट करके अपने सारे सिग्नल्स को अंदर ले जाती हैं, तो अंदर दृश्य बन जाता है। तो कहने का मतलब बड़ी अद्भुत बातें लगती होंगी आपको, ये सब हमें मालूम है, लेकिन उनको नहीं लगती होगी। जो इस तरह के प्रयोग, इस तरह की साधना करते होंगे, उनको नहीं लगेगी ये बात अजीब। लेकिन जिन्होंने इस बात पे कभी सोचा ही नहीं है, हमेशा बाहर के जो विषय हैं, हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो उलझे हुए हैं, सब बाहर के प्रपंचों में जो अपने पूरे तरह डूब गए हैं, बाहर की विवंचनाओं में, बाहर की चिंताओं में जो मग्न हो गए हैं, उनको कहाँ ख्याल आएगा कि ये जो प्रकृति का एक बहुत बड़ा खेल, ये जो है प्रकृति का खेल है, ये कोई हमारा या किसी का खेल नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये पूरी कायनात, पूरा सकल उसका ये खेल है। यही बात आप जरा एक बार से ठीक से अपने लेवल पर इस बात की साधना करते रहिए, और अगर ये बात सच लग रही हो आपको तो स्वीकार कर लीजिए, नहीं लगती हो तो छोड़ दीजिए। बस आज इतना ही कहता हूँ और रुक जाता हूँ। आगे की पोस्ट, कल की जो पोस्ट, कल मेरे दिमाग में जो आएगा वो मैं कल लिखूँगा। कभी कभी दिमाग में आने से पहले मेरी पुरानी रचनाएं जो है मेरे आंखों के सामने आ जाती हैं, तो और लगता है कि चलो आज इनका जिक्र कर दूँ। ऐसा बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है। अक्सर तो मैं रोज़ कुछ न कुछ एक नया प्रकाश, इस प्रकाश में जगत में कुछ नए प्रकाश पुंज दिख जाते हैं। उन प्रकाश पुंजों को ही पकड़ करके शब्दों में ढाल करके आपके सामने रख देता हूँ, और कुछ नहीं करता हूँ। कोई नया विचार नहीं होता है, वो वही विचार होता है जो हर आदमी के चित्त में उभरता है। हर व्यक्ति के चित्त में उभरने वाले ही विचारों को मैं लिखता हूँ। ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, या मैं लिख रहा हूँ या मेरे हाथों से लिखा जाता है इसलिए वो मेरा विचार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सत्य है, ये किसी एक का नहीं होता, ये सब का होता है, और सब इसके हिस्से हैं, कोई एक इसका हिस्सा या मालिक नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।